नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न यानी हवा के जरिए भी फैल सकता है। बड़ी खबर है ये। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि नोवेल कोरोना वायरस के छोटे छोटे कण, जिनको एरोसोल कहा जाता है, हवा में भी जिंदा रहते हैं और वो भी लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इससे जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमेशा से इस आशंका को नकारा है कि कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए फैलता है, लेकिन 239 ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग यानी 32 देशों से आते हैं और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और इस तरह की जो फाइंडिंग्स उनकी रिसर्च में आई है वो उन्होंने WHO को भेजा है। हालांकि WHO अभी भी इस बात को नहीं मान रहा है, पहले भी इस बात को नकारता आया है कि हवा से ये वायरस फैल सकता है। लेकिन अगर इन साइंटिस्ट की बात सही निकली, इस पर अगर गौर किया जाए और आगे और स्टडीज हो और अगर ये सही निकली तो एक बड़ी खबर, और अभी तक हम जिस तरह से जीते आ रहे हैं उसमें हमें और बदलाव करने पड़ेंगे और ज्यादा सतर्कता निभानी होगी। अभी हम बहुत सी चीजों में लापरवाही बरत देते हैं, जैसे कि मास्क को लेकर। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये एयरबॉर्न निकला तो मास्क पहनना सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। और अभी हम कितनी जगहों पर मास्क को अवॉइड कर जाते हैं, घर के अंदर अवॉइड कर जाते हैं, गाड़ी के अंदर अवॉइड कर लेते हैं, अगर हम अकेले चला रहे हैं गाड़ी को तो कितनी सारी ऐसी चीजें और ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हम सबके मन में पनप रहे हैं इस स्टडी के बाद। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी जुड़ चुके हैं, जो कि हेमेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या मैंने सही कहा कि अगर ये स्टडी सही निकली तो हमारा जीने का तरीका, जो अभी तक बहुत हद तक हम लापरवाही बरतते हैं मास्क को लेकर खास तौर पर, वो सब कुछ बदल जाएगा? हर समय मास्क। देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। इसको दो चीजों के अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात है कि 6 महीने से ये शोध चल रहा है। हम लोग जनवरी से आज जुलाई के महीने में हैं, जहां पे एरोसोल और ड्रॉपलेट के बारे में बहुत अनेकों चर्चाएं हो चुकी हैं कि किस प्रकार से वायरस का पार्टिकल साइज बड़ा है और जैसे ही वो वायरस हम छींकते हैं या बात करते हुए बाहर निकलता है, क्योंकि छींकने से नहीं, जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं सांस ले रहा हूं, तब भी वायरस बाहर की तरफ आ रहा है। वो जब आता है तो वो ड्रॉपलेट के शेप में होता है और फिर वो नीचे आ जाता है और जमीन पे जाके अटक जाता है, वहां पे बैठ जाता है। तो हॉस्पिटल में देखा गया जहां पे वायरल लोड बहुत ज्यादा था, एरोसोल और ड्रॉपलेट दो चीजें अलग अलग समझना आवश्यक है। एरोसोल छोटा फॉर्म होता है जो एयर में काफी समय तक रहता है। वो उस जगहों पे जो क्राउडेड प्लेसेस थी, जैसे हॉस्पिटल थे जहां पे लोगों का निरंतर रूप से डॉक्टर और मरीज आ रहे थे, वहां पे एयर में सर्कुलेशन पाया गया, या जहां पे एयर कंडीशनिंग फॉल्टी थी, या चर्चेस वगैरह न्यूयॉर्क वगैरह में या अमेरिका में जहां पे क्राउडेड लोग आए, वहां पे ये पाया गया कि ये एरोसोल काफी देर तक रहता है। बट बाकी जगहों पे ये एरोसोल एयर के थ्रू एयर के माध्यम से दूसरों को संक्रमित करता है, ऐसा नहीं पाया गया। डॉक्टर राहुल भार्गव, इसमें जैसे एक सवाल है, एरोसोल अगर रहता है, ये चीज पाई गई कि वो हवा में रहता है, ठीक है, रहता है, लेकिन क्या वो अपनी इन्फेक्शियस स्टेट में होता है? क्या वो संक्रमण पैदा करने के लायक है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत अच्छी बात कही। देखिए, एक तो मैंने छींका या मैंने बात करी, वो एरोसोल पार्टिकल 2 से 3 घंटे तक एयर में रहेगा, 6 फीट तक की दूरी तक जा सकता है। तो दो चीजें हो गई कि वो 3 घंटे तक रहा और 6 फीट तक चला गया। वो उसके बाद संक्रमित करने की शक्ति रखता है। अगर मैं चर्च में या हॉस्पिटल में एक दूसरे के साथ क्राउडेड एरिया में बैठा हूं और बहुत समय तक बैठा हूं, 30 मिनट से ज्यादा बैठा हूं, तो संक्रमित करने की उसकी शक्ति रहती है। बट ये बात समझिए, पहले बात आई थी फोमाइट ट्रांसमिशन की, कि वो वुड से हो सकता है, स्टेनलेस स्टील से हो सकता है, कॉपर से हो सकता है। आप मई के महीना की बात सोचिए, अप्रैल और मई में हम हर चीज को धो धो के ला रहे थे। WHO वापस आया, कहा उसने फोमाइट से ट्रांसमिशन नहीं होता। ये बहुत दिनों से इस बात पे चर्चा चल रही है। कल भी WHO ने इसको नकारा है, क्योंकि इसके तथ्य की जांच करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब उससे बड़ी बात जरूरी ये है कि आपका वायरस एरोसोल से जाए या नहीं जाए, मास्क आपके जीवन का अभिन्न अंग है, उसको उतारना नहीं है। डॉक्टर MC मिश्रा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, तो अब सिर्फ मास्क नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जो N95 किस्म के मास्क हैं, अगर ये स्टडी सही साबित हुई तो क्या N95 किस्म के मास्क हमारे लिए जरूरी होंगे, या अभी तक हम जिस तरह के मास्क पहन रहे हैं
वो उससे भी काम चल सकता है? नहीं, इसमें साक्षी आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये कोई नई बात नहीं कही है। ये जब 200 साइंटिस्ट हो या 250 साइंटिस्ट हो या 1000 साइंटिस्ट हो, इन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी है। इन्होंने सिर्फ अपना ये कहा है कि ये वायरस एरोसॉल और इन सब के साथ निकलता है तो काफी देर तक एयर में रहता है, क्लोज्ड एनवायरमेंट्स में। आप देखिए, बिहार में एक शादी हुई जिसमें 350 लोग थे और उसमें 111 लोग पॉजिटिव निकले। दूल्हे की अगले दिन मौत हो जाती है। तो ये संक्रमण कैसे हुआ? तो संक्रमण तो जो इसका मीडियम है वायरस के ट्रेवल करने का, वो तो एयर ही है। चाहे इन्फेक्ट संक्रमित व्यक्ति से जब सांस के द्वारा निकल रहा है और जो संक्रमित नहीं है उसमें सांस के द्वारा अंदर जा रहा है, कैसे जा रहा है? हवा से जा रहा है। तो ये कहना ये कि पता नहीं थी ये बात, ये तो हम सबको पता है। तो इसमें साइंटिस्ट ने कोई नई बात नहीं की है और ना कोई रिसर्च हुई है इस पे। कोई वो एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने कि ये एयरबॉर्न भी है। एयरबॉर्न उस तरह से नहीं है, अगर आप अपने घर से निकले और अपनी लिफ्ट के सामने खड़े हैं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ही है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति वहां आपके सानिध्य में आता है और वो वायरस छोड़ रहा है अपनी श्वास के द्वारा, तो आप उसके इनहेल कर सकते हैं, चाहे उसको छींक आ रही हो या नहीं आ रही हो, खांसी आ रही हो या नहीं आ रही हो। अब खांसी और छींक अगर आएगा तो स्वाभाविक है कि उसमें ज्यादा वायरस पार्टिकल निकलेंगे, आपको संभावना होने की ज्यादा है। इसी प्रकार घर में अगर एक व्यक्ति संक्रमित है और अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, आप एसी एनवायरनमेंट में है, आप एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं, आप ट्रेन की कोच में सफर कर रहे हैं जो एसी है, आप बस में सफर कर रहे हैं जो एसी, और उसमें अगर 1-2 संक्रमित व्यक्ति हुए और वो सांस छोड़ रहे हैं जिसमें वायरस पार्टिकल्स हैं, तो आपको उसको होने की संभावना पूरी है उसमें। तो ये जो लेटर है वो यही कह रहा है कि एयरबॉर्न उस तरह से है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं बिल्कुल। है हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अगर... डीके गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं जो कि सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीके गुप्ता, ये जो स्टडी है इसमें ये बोल रहे हैं, एक तो इसका साइज बताया है कि ये 5 माइक्रोन इन डायमीटर में कम है, उससे कम साइज का है, और साथ ही ये 1 मीटर से ज्यादा लंबा ट्रैवल करता है और ये हवा में और ज्यादा समय तक रह सकता है। इसके मायने क्या है, कैसे समझे हम आम लोग इस बात को? वायरस का संक्रमण होता है वो 3 तरह से होता है। पहला होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसमें जो ड्रॉप का साइज होता है, ड्रॉपलेट बोलते हैं, 5 से 10 माइक्रोन की होती है। वो थोड़ा हैवी होती है। जब कपिंग या स्नीजिंग करते हैं तो वो थोड़ा 3 से 6 फीट की दूरी तक ही जा सकती है, वहां गिर जाती है, या वहां के कुछ बीच में कोई पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो उसको इन्फेक्ट कर सकती है। तो इतना कपिंग या स्नीजिंग इतनी दूर तक जा सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं 3 से 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। दूसरा होता है कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन, मीन जब हम कपिंग स्नीजिंग कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट है 5 से 10 माइक्रोन साइज की बड़ी ड्रॉपलेट है, वो गिर जाती है किसी सरफेस पे और वहां से हम किसी दूसरा व्यक्ति उसको छूता है सरफेस को, और छूने के बाद अपने नाक, मुंह या आंख को छूता है तो वहां से फैल सकता है। कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन भी बहुत कम होता है, परसेंटेज बहुत कम है। सबसे ज्यादा होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तीसरी बात कर रहे हो उसको बोलते हैं एरोसॉल इन्फेक्शन या एयरबॉर्न। एयरबॉर्न ना कहते हैं, उसको एरोसॉल इन्फेक्शन कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज एयरबॉर्न ये नहीं है, ऐसा नहीं जैसे मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है कि एयर के साथ बहते थे, वो लंबी दूर तक ट्रेवल करते थे। तो जो 5 माइक्रोन से कम की साइज का जो ड्रॉपलेट है उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। वो 2 से 3 माइक्रोन साइज की होती है, वो थोड़ा हल्की होती है, तो इसलिए हवा के करंट से थोड़ा ज्यादा दूर तक जा सकती है। 6 फीट की जगह 12 फीट या 3 के 2 क्या नाम है 1 मीटर की जगह 3 मीटर या 4 मीटर तक जा सकती है। तो एरोसॉल ऐसी प्रक्रियाएं जिनसे एरोसॉल जनरेट होता है, उस टाइम में इसके जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो हवा में थोड़ा ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। खासकर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, वहां पे ऐसी एरोसॉल प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर में डालने से पहले में ट्यूब डालनी पड़ती है, तो उस टाइम मरीज कपिंग स्नीजिंग करता है तो वहां से एरोसॉल जनरेट होता है। किसी को नेबुलाइज कराना है तो उससे एरोसॉल जनरेट होता है। किसी को सीपीआर देना है, मतलब किसी की जान बचानी है, तो सीपीआर के समय में प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। किसी को हमें प्रोन लेटना है तो प्रोन करते टाइम भी एरोसॉल जनरेट होता है। किसी को हमें सक्शन करना, मुंह के अंदर बहुत सारे सीक्रेशंस आ जाते हैं, नाक में सक्शन करते हैं, तब एरोसॉल जनरेट होता है। तो या किसी को हम चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे होते हैं, इन मरीजों को चेस्ट की फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है, तो अगर फिजियोथेरेपी दे रहे हैं तो वहां पे एरोसॉल जनरेट होता है और ये एरोसॉल कुछ दूर तक जा सकता है। तो इस ऐसे वर्कर्स को फेस शील्ड और N95 मास्क लगाना चाहिए, उससे पूरा प्रिवेंशन हो सकता है। प्लस हैंड हाइजीन करना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आप कह रहे हैं कि N95 इस्तेमाल करना चाहिए, शायद डॉक्टर राहुल भार्गव इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस पर मैं लूंगी जवाब। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या जो कोरोना वायरस है वो एयरबॉर्न है, यानी कि हवा में रहता है। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, जिनसे मैं जानना चाहती हूँ, डॉक्टर राहुल भार्गव,
क्या मास्क N95 पहनने की जरूरत पड़ेगी या फिर सिंपल कोई भी मास्क जो अभी तक हम पहन रहे हैं वो हम पहनकर काम चला सकते हैं? पता चले कि इस खबर को देखने के बाद होल्ड लग गई मार्केट में N95 इस पेपर के बाद यथास्थिति प्रिवेलेंट रहेगी। कोई जरूरत नहीं है चीजें चेंज करने की। N95 सिर्फ हेल्थ केयर पर्सनल या जो आईसीयू या जो सर्जरी कर रहे हैं उनको आवश्यकता है। कॉमन पब्लिक को क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, नई चीज लाना जरूरी है, मास्क एटिकेट्स। आज तक हमने कफ एटिकेट सुना, छींक स्नीजिंग के एटिकेट सुना होगा, अब फेस मास्क के एटिकेट्स लाना जरूरी है। यह बात समझना जरूरी है। आज भी न्यूयॉर्क में या अमेरिका में सबसे बड़ी डिबेट इस बात की है कि मास्क को अगर हम सही से पहने, टाइटली फिट मास्क पहने और उसको बार बार फिडल नहीं करे, नीचे वो सही तरीका क्या होगा डॉक्टर MC मिश्रा? सही तरीका क्या होगा इस तरह से मास्क को पहनने का? जैसे डॉक्टर राहुल बता रहे हैं कि मास्क को एक बार लगा के उसको फिर बार बार एडजस्ट नहीं करना है और उसको अच्छे से फिट होना चाहिए। दूसरी बात ये भी है साक्षी, जो आप पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई आपके घर में संक्रमित है और आप होम क्वारंटाइन में उसको रखा हुआ है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो शायद N95 मास्क आपको ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में ये इसकी संभावना है। जो एयरबोर्न की बात हो रही है, ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स की बात हो रही है, ये ओपन एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही जहां पे वेंटिलेशन अच्छा है। तो बात ये सारी कह रहे हैं, जो भी ये 239 साइंटिस्ट है, क्या रिसर्च करिए मुझे नहीं मालूम, इनका चिट्ठी भी हमने पढ़ी नहीं है, इनकी जो लिखी है इन्होंने, रिसर्च भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक कमरे में आपके, मान लीजिए आपके पति को या आपके भाई को या आपकी मदर को इन्फेक्शन है और वो एक कमरे में है, अगर आप उस कमरे में, वो 24 घंटे रहते हो, अगर उस कमरे में आप जाते हैं और 15 मिनट रुकते हैं तो आपको उस वायरस से संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होगी अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ठीक है डॉक्टर DK गुप्ता, जरा ये बताएं, क्योंकि अभी इस खबर के बाद मुझे लगता है लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो हमें जानना बेहद जरूरी है। डॉक्टर DK गुप्ता, ये मास्क को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि काफी लोग प्रमोट, जैसे प्रधानमंत्री ने भी इस बात को किया था कि आप गमछा भी लगा सकते हैं, रुमाल भी लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप गमछा रुमाल को आप एनकरेज करेंगे या फिर कहेंगे नहीं एक प्रॉपर मास्क जरूर होना चाहिए? तो मास्क जो है वो डिफाइन करेंगे रिस्क एरिया, कौन सा इस रिस्क, किस एरिया में कितना रिस्क है। जो लो रिस्क एरिया है उसमें सिंपल जो मास्क है, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क या मेडिकल मास्क यूज कर सकते हैं, या गमछा रुमाल यूज कर सकते हैं, या जो अनक्राउडेड प्लेसेस है, बाहर हम जा रहे हैं। जो मॉडरेट रिस्क एरिया है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई बिल्डिंग है जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस है, तो वहां पे मॉडरेट रिस्क है, तो वहां पे आप नॉर्मली ट्रिपल लेयर मास्क लेके ही जाएं और नॉर्मल गमछा वगैरह यूज ना करें। जो हाई रिस्क एरिया जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू है, आइसोलेशन वार्ड है, या जो लैब है जहाँ पे इसका आरटीपीसीआर का टेस्ट हो रहा है, तो ऐसे एरिया जो हाई रिस्क एरिया है वहां पे ठीक है। तो मतलब कि ये आप बता रहे हैं कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर आपको बिल्कुल मास्क का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये गमछा और रुमाल काम नहीं करेगा वहां पर। तो कोरोना वायरस एयरबॉर्न है कि नहीं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसमें इन्होंने कहा है कि लाउडनेस ऑफ वोकलाइजेशन के आधार पर जो एरोसोल है उसके ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप बात कर रहे हैं केवल क्लोज डिस्टेंस पे, उससे जो निकलेगा वायरस आपके सांस के द्वारा वो कम दूर पे जाएगा। अगर आपने छींका तो वो बहुत दूर जाएगा, अगर आपने खांसा और काफी जोर से खांसा तो और ज्यादा दूर जाएगा। तो ये इसका यही मतलब है एरोसोल और इसका, और उसके बाद ये हवा में रह जाता है। तो अगर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप हैं, एक रूम में 20 लोग हैं और उसमें से 4 लोग संक्रमित हैं या एक भी संक्रमित है और उसको सिम्टम्स है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, तो उसमें वो वायरस रह जाएगा और उसको हम अपनी सांस में अंदर ले जाएंगे और हम क्या यही कारण है डॉक्टर राहुल भार्गव कि ये जो ऑब्जर्वेशन थी इसमें ये टॉयलेट्स के अंदर जो कि पेशेंट यूज कर रहे थे उसमें ज्यादा दिखाई दिया, आइसोलेशन सेंटर के अंदर नहीं था? जो टॉयलेट्स वगैरह यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चों में और लोगों में स्टूल के माध्यम से भी वायरस जाता है। इसलिए बीच में एडवाइजरी आई थी, जब भी आप वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट्स वगैरह यूज करें तो उसकी सीट को बंद करके फ्लश करें। तो ये सारी चीजें नोन है
अभी ऐसी कोई चीज नहीं आई आज जिससे हम कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है। और आपकी एक्सपेरिमेंट की बात रही, ये एक्सपेरिमेंट आज से 50 साल पहले किया गया था कि जब मैं खांसता हूं तो 6 फीट 20 फीट तक 32 फीट तक आपकी एरोसोल जा सकती है। इसीलिए 6 फीट का बीच मिडिल पाथ आया था कि 6 फीट का अंतर रखिए या 2 मीटर की दूरी बिल्कुल, तो रखिए। ये सारी चीजें पहले से हमें पता है। जैसे आपने मेंशन किया मास्क एटिकेट्स हुए, वैसे ही जब खांसते हैं छींकते हैं तो अपने मुंह पर हाथ लगाते हैं। इस तरह के एटिकेट्स हमें हमेशा से सिखाए गए हैं। वो सिर्फ बात इतनी है कि कोरोना वायरस आया, इसकी जो कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होने लगी, अब जाके हम थोड़े से गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आप दोनों का ये मानना है कि ये कोई बहुत नई बात नहीं है और अपना मास्क हमेशा पहने रहें, ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है। शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।